स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस वीडियो का पर्पस है कि हम इस क्वेश्चन के अंदर आने वाले सभी डायमेंशंस को कवर कर ले बाय द एंड। एनालाइज द स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस। स्पेक्ट्रम का मतलब है सभी डायमेंशन, इसमें सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर सब कुछ आ जाएगा। जो रिसेंट अपडेट्स हैं इंडिया नेपाल रिलेशन में, हम उसका भी जिक्र करेंगे और हिस्ट्री से लिंक करते हुए आएंगे। बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स, तो कुछ प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स का भी मैं एग्जांपल दूंगा। रिसेंट अपडेट आपने ये देखी होगी कि नेपाल की कैबिनेट ने डायरेक्शन दी उनके सेंट्रल बैंक को, जो उनका राष्ट्र बैंक है, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कि आप अपने 100 रुपीज के नोट्स को ना चेंज करो और इसमें मैप लगाओ नेपाल का न्यू वाला, जिसको वो मानते हैं कि यह है नेपाल का एक्चुअल मैप। ये जो आप ट्राइंगल नुमा एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 3 लोकेशंस को कनेक्ट करता है, लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपू लेक। तो ध्यान रखिएगा 3 है, वैसे मैं अभी आपको मैप में आगे दिखा दूंगा। तो इस बात पर रिप्लाई दिया हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये यूनिलेटरल चेंजेस जो हैं ठीक नहीं है। व्हाट नेपाल इज डूइंग इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। कार्टोग्राफिक एग्रेशन का मतलब होता है कि अगर मैप आप चेंज करके दूसरे देश की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बताएं, तो इसको हम कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं। अब इंडिया नेपाल के रिलेशंस में क्या कंफ्यूजन है, इसके लेयर्स को हमें समझना होगा, तब हम समझेंगे कि भाई कार्टोग्राफिक एग्रेशन हुआ है क्या, नेपाल ने किस बिहाफ पर ऐसा किया। उनका कहना है ये तो हिस्टोरिकल लॉजिक है हमारा, यानी कि ट्रीटी ऑफ सगौली से कनेक्शन है इसका और इतिहास में ये टेरिटरी हमारी थी। आप कहेंगे लॉजिक क्या है भाई? पहला पॉइंट तो ये है कि जितने आप यहां पर साउथ एशिया में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखते हो, ये हम सबको ब्रिटिशर्स की सौगात है। ब्रिटिशर्स चले गए और ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये हमारे हिस्से में छोड़ गए। और इसी पर हमारे पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर शिवशंकर मेनन कहते हैं, इफ साउथ एशिया हैज टू रिजॉल्व एक्चुअली कम आउट ऑफ ब्रिटिश लेगेसी, देन वी हैव टू मेक बॉर्डर्स इररिलेवेंट। हमें बॉर्डर्स को इररिलेवेंट करना होगा, नहीं तो हम इन्हीं झगड़ों में रहेंगे और दूसरा इसका फायदा उठा लेगा। राइट जैसे इंडिया नेपाल के लिए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ओपन बॉर्डर्स हैं। कितने सारे नेपाली सिटीजन्स ऑलरेडी इंडिया में वर्क करते हैं, इंडिया से भी ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स, वो भी नेपाल में जाते हैं और यहाँ पर मतलब माइग्रेशन आसानी से होता रहता है। अब हिस्ट्री का जो लॉजिक है जियोपॉलिटिक्स का, इसका कोई तय मापदंड है ही नहीं, है कि नहीं? बात अमेजिंग। आप कहेंगे मतलब यह है कि अगर इंडिया आज कहने लग जाए कि यार इतिहास में ना ये बांग्लादेश वाला एरिया ये सब हमारा था, ये गलत था जो जिन्ना ने किया था, हम इसको नहीं मानते, हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम उसकी कुछ दावपेच निकालने लग जाएं, ऐसा ही कुछ हम इंडियन ओशन में करने लग जाएं, हम कहने लग जाएं अरे चोला डायनेस्टी के टाइम पर ये एरिया तो हमारा था, उसके बाद बेसिकली हम अपनी फ्री विल का इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं आई थी, अब डेमोक्रेसी है तो अब हम दोबारा जाग गए हैं। तो क्या ऐसे लॉजिक आपके रिश्तों को बेहतर कर पाएंगे या डिस्टर्ब कर देंगे साउथ एशिया के बैलेंस को? अरे डिस्टर्ब कर देंगे, राइट। अब नेपाल का कहना है कि देखो, जब हमारे यहाँ मोनार्की थी तब तो हमने क्लेम नहीं किया, मोनार्की के टाइम पर ये पंगा नहीं था, यानी कि लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक का जो ट्रायंगल है इस पर क्लेम नहीं था। लेकिन जब डेमोक्रेसी आ गई तब ये क्लेम आने लग गए। मजे की बात यह है कि जो 1 दशक नेपाल को लगा मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ जाने में, इसमें भारत ने काफी सहयोग किया नेपाल का, लेकिन इस ट्रांजिशन के बाद जो नया नेपाल है वो इसको इशू बनाता है। अब उनके पर्सपेक्टिव से भी हमें चीजों को देखना होगा, तभी हम किसी इशू को समझ सकते हैं। देखिए ये है वो एरिया जिसको नेपाल क्लेम करता है। अब इसका कनेक्शन देखिए ट्रीटी ऑफ सगौली से है, जो एंग्लो नेपाल वॉर का रिजल्ट था। 1814 से 1816 एंग्लो नेपाल वॉर, जिसको गोरखा वॉर भी कहा जाता है, उसने नेपाल की टेरिटरी को एक्चुअली सीमित कर दिया कुछ ऐसे। आप ऐसे समझ लीजिए, ये रीजन ऐसे कर लेते हैं, ये यहां पर कर लेते हैं, यहां पर मान लीजिए महाकाली रिवर और यहां पर मेची रिवर, तो एम के बीच में आ गया नेपाल। नेपाल का जो किंगडम था वो उस समय का वैलियंट किंगडम था, मतलब कि कद्दावर किंगडम था। और नेपाल जो ये ट्रीटी ऑफ सगौली हुई, इसके वजह से नेपाल ने क्या क्या खो दिया। जो आज का उत्तराखंड है उसमें जो आपका कुमाऊं गढ़वाल रीजन है वो खो दिया। यहां पर तेराई रीजन, क्योंकि इस साइड था आपका अवध, ये जिसको अवध बोलते थे, वो अवध राज्य था, यहां पर नेपाल था, ब्रिटिशर्स का यहां पर अपना इन्फ्लुएंस था। और इस साइड जो सिक्किम है, सिक्किम पर भी नेपाल का एक समय पर इन्फ्लुएंस होता था। दार्जिलिंग जो आज इंडिया का भाग है, वहां पर भी नेपाली किंगडम का इन्फ्लुएंस होता था। हालांकि ये सारी चीजें नेपाल से ले ली गई एज पर दिस एंग्लो नेपाल वॉर।
तो एक तरीके से वो हिस्टोरिकल रिसेंटमेंट है, वो एक दर्द है, राइट। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है इस वाले रीजन का जिसको हम तेराई रीजन कहते हैं, क्योंकि नेपाल में दो तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। लगभग 90% तो एरिया वो है जिसमें कि आपकी हिली टेरेंस है, राइट, हिली टेरेंस, और फिर बाकी आपके तेराई रीजन हो गया और वो ट्रांजिशन वाला जोन हो गया। जो तेराई वाला जोन है, इस ट्रीटी के बाद एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि तेराई रीजन पर भी हम कंट्रोल करेंगे, एक पोर्शन ऑफ तेराई रीजन पर, और इसके बदले आपको हम साल का 200,000 रुपीज देंगे। कौन देगा? ब्रिटिशर्स देंगे नेपाल को, यह कहा गया था। अब तेराई रीजन तो मेन रीजन था जिससे नेपाली रॉयल्स की कमाई होती थी। उन्होंने कहा यार ये रीजन भी आपने ले लिया, इसका एक बड़ा भाग, ये तो गलत है। और एक्चुअली ब्रिटिशर्स इसमें फेल भी हुए। ब्रिटिशर्स ने इसको चलाने के लिए अपनी तरफ से एक रेजिडेंट नेपाल में भेज दिया, काठमांडू में बैठा दिया कि भाई ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक्चुअली इस एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने, इसको ध्यान में रखकर ये हम भेज रहे हैं। हालांकि नेपाली जो किंगडम था उन्होंने कहा इसको साइडलाइन हम कर देते हैं, एक तरीके से हाउस अरेस्ट जैसी पोजीशन मान लीजिए, मतलब कि उसको जो अपनी गतिविधियां हैं, अपना जो कामकाज है, उसमें उसको इन्वॉल्व किया ही नहीं। फाइनली ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि यार इस एरिया से जो टैक्स का सिस्टम है वो नेपाली किंगडम ने सही मैनेज किया हुआ था, हम इतना मैनेज नहीं कर पा रहे। और भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फायदे का सौदा करती है, घाटे का सौदा तो करेगी नहीं। फिर इनसे कह दिया कि यार तुम्हारा जो पोर्शन है ऑफ तेराई रीजन तुम वापस ले लो। तो नेपाल ने कहा दे दीजिए वापस। फिर उन्होंने कहा कि वो जो 200,000 रुपीज मिलते थे एनुअली वो भी हम एबोलिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई इससे हमारी कमाई होनी थी, वो हम तुम्हें वापस दे रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसे सेटल हुआ माना गया, लेकिन यहां पर जो बॉर्डर इश्यूज थे वो अभी तक सेटल नहीं थे। यानी नेपाल को लगता था कि हमारे साथ गलत किया ब्रिटिशर्स ने, और जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद वही रिसेंटमेंट एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड हो गई इंडिया के साथ। जैसे ही आजाद हुआ तो उसके बाद इंडिया नेपाल जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, एक सेक्शन ऑफ यू कैन से नेपाली इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड एक्चुअली व्हाट इंडिया डिड, इंडिया ने केवल उसी वाले सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड किया। नेपाल के प्रोटेक्टोरेट बनकर रहते थे ब्रिटिशर्स, ऐसी आगे वाला इंडिया जो आजाद भारत है वो भी नेपाल का प्रोटेक्टोरेट ही रहा। नेपाल को एक यंग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर की तरह ट्रीट किया। वो नहीं चाहते कि ऐसा ट्रीटमेंट हो, वो चाहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट हो। एक लॉजिक इसमें दिया जाता है, कहा जाता है कि इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी जो नींव थी भारत और नेपाल के संबंधों की इन इंडिपेंडेंट इंडियाज पीरियड, उनका कहना है साइन किसने की थी? नेपालीज का कहना है हमारी तरफ से साइन की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और इंडियंस की तरफ से साइन की इनके एम्बेसडर ने। आप कहेंगे ये बात फैक्ट है क्या? फैक्ट है। उनका कहना है कि भाई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये कहती है कि अगर कोई ट्रीटी दो देशों में साइन होती है तो दोनों देशों से एक ही लेवल के रिप्रेजेंटेटिव साइन करते हैं। अगर वहां से प्राइम मिनिस्टर थे तो यहां से भी जवाहरलाल नेहरू जी को ट्रीटी साइन करनी चाहिए थी, तब जाकर लगता कि हाँ जी इक्वल हैं। लेकिन हमारी तरफ से एम्बेसडर है और उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर है, तो ये शो करता है कि हम जो है इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं। और इस वजह से आपके जो इंटरेस्ट हैं उसको फ्यूचर में सब्जुगेट भी किया जा सकता है, ऐसा एक सेंटिमेंट था। और सेंटिमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। हालांकि आप कहेंगे फैक्ट क्या था? फैक्ट यह है कि उसके बाद हर साल इंडिया ने फोकस किया है कि नेपाल के डेवलपमेंट के लिए हम डेवलपमेंटल असिस्टेंस दें। लास्ट अगर मैं 2015 का किस्सा आपको बताऊं, आपको याद होगा व्हेन नेपाल वाज हिट बाय दिस अर्थक्वेक, तो ऑलरेडी हम उससे पहले 5 सालों में, यानी कि 2010 से लेकर 15 तक का डेटा बताऊं तो इंडिया से हमने $1 बिलियन के आसपास का क्वांटम रखा हुआ था कि द एड विच वी प्रोवाइड। और इस एड में ना कंपोनेंट होता है, जैसे 40% ग्रांट्स था और 60% जो है वो चीप लोन था, राइट। उसके अलावा हमने $1 बिलियन अलग से देने के लिए, मतलब वी एक्चुअली एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट। तो यानी कि नेपाल जब भी सिक्योरिटी इशू झेलता, मतलब सिक्योरिटी यहां पर हम डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी इंडिया उसके साथ खड़ा है। और जो सिक्योरिटी इशू टेरिटोरियल एग्रेशन से झेल सकता है फ्रॉम नेपाल साइड, जैसे कि माओ जेडोंग का कहना था पाम एंड 5 फिंगर, अब उसमें एक फिंगर भाई नेपाल भी तो है, तिब्बत अगर पाम उन्होंने कब्जा ली है कि नहीं। तो ऐसे में नेपाल में एक सेक्शन वो भी है जो ये मानता था कि नेपाल की टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए इंडिया का साथ जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है। इंडिया बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस, रेस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉज। अगर कहीं से उनको खतरा था वो चाइना की साइड से था। हालांकि उन्होंने ये मानकर चले कि यार इतना खतरा है नहीं, क्योंकि हिमालयाज आर प्रोटेक्टिंग अस,
टफ टेरेन है, कैसे आ पाएंगे। लेकिन जब तिब्बत कब्जा लिया तो एक इनसिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर भी हुआ। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आप इंडिया नेपाल रिलेशंस को पढ़ते हैं तो थिंग्स सीम्स टू बी क्वाइट सिंपल, डायरेक्ट, कि यार ये नेपाल इज एक्चुअली ट्राइंग टू सिट इनटू द लैप ऑफ चाइना। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, वो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो भी इसको शेप करती है। अगर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल में आ रही है, मतलब दे आर गेटिंग मेजर पावर, तो जाहिर सी बात है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक कम्युनिस्ट वाला भी एक आइडियोलॉजिकल एंगल होता है। लेकिन इसके साथ साथ नेपाल का खुद का आइडिया कि भाई केवल इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि डिपेंडेंस इज इक्वेटेड टू वीकनेस। एंड चाहे आपके दोस्त हों चाहे दुश्मन हो, अगर आपकी वीकनेस है और दूसरों को पता है तो मौका मिला तो मिसयूज हो सकता है। तो ये नेपाल इसमें बिलीव करता है। अब एक किस्सा बताते हैं 1962 का। नेपालीज का कहना है कि 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो उस समय पर इंडिया को काला पानी, यस, इस लोकेशन पर, यहां पर इंडिया को अपनी फोर्सेस का बेस बनाना था। तो उस समय पर इंडियन काउंटर पार्ट ने, जो यहां पर किंग थे, किंग महेंद्र, उनसे बातचीत की थी और कहा था कि देखिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर बेस बना रहे हैं अगेंस्ट चाइना। क्योंकि ये जो एरिया है लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है आपके लीपू लेक पास से, जो पास कनेक्ट करता है तिब्बत से। तिब्बत वो क्षेत्र है जिसको चाइना ने कब्जाया हुआ है, हम सब जानते हैं। लास्ट एक्चुअली इशू उठा था जब हमने यहाँ पर 80 किलोमीटर की एक सड़क यहाँ पर बनाई थी। हमारा पर्पस ये था कि देखो, अगर हमारे मानसरोवर के जो यात्री हैं, तीर्थयात्री जाते हैं, यहाँ मानसरोवर है तिब्बत में, तो उनको घूमकर जाना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से जाना पड़ता है सिक्किम से, और सिक्किम से नाथुला पास से कनेक्ट करके आप इतनी दूर सफ़र तय करते हैं, बहुत ही तकलीफदेह सफ़र होता है। तो अगर यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो भाई जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आप कहेंगे अच्छा, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए इतना सब कुछ किया। उसकी वजह से फिर नेपाल को लगा कि यार ये 80 किलोमीटर की आपने रोड बना दी है और ये इस एरिया में बना दी है। नहीं, केवल यही एंगल नहीं था, एंगल स्ट्रैटेजिक भी है ना। अगर हमें पता है कि चाइना इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड लगातार कर रहा है, हमें पता है कि नेपाल और चाइना दोनों BRI का पार्ट हैं, यानी कि नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन है उसको ले रहा है, ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर बना रहा है, और जो नेपाल और जो इंडिया का बॉर्डर है इस साइड, यहां पर जो आप देखते हैं, इस पर कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में अगर चाइनीज फोर्सेस आगे बढ़ेंगी तो डोंट यू थिंक हमें कुछ स्ट्रेटेजिक पासेस पर अपना होल्ड बढ़ाना चाहिए, जिससे हम चाइना की गतिविधि को देख सकें और समय रहते अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर सकें। तो इस वजह से रोड की जरूरत है कि नहीं, इस वजह से इस लोकेशन की जरूरत है कि नहीं, इस वजह से हमने किया। इंडिया की साइड से भी कई इंटेलेक्चुअल्स ने ऐसा कहा उस समय पर कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था इंडिया को। हमने पूछा भाई क्यों नहीं करना चाहिए था? कहने लगे पूछना चाहिए था। हमने कहा भाई कई बार पूछते और उससे इशू क्रिएट होता तो उसके बाद तो ये रोड बनाने का चांस ही खो जाता ना भाई। अगर हमें पता है कि नेपाल इज टेकिंग सो मच फाइनेंसेस फ्रॉम चाइना और इंडिया नेपाल से पूछता कि हम रोड बना लें, तो नेपाल हाँ कहने वाला था क्या? क्योंकि ऑलरेडी नेपाल और चाइना का अलाइनमेंट हो रहा है। नेपाल चाइना को उस अदर ऑप्शन की तरह देखता है जिससे कि वो इंडिया पर प्रेशर बना सकता है और इंडिया से भी मैक्सिमम चीजें खींच सकता है। नेगोशिएटिंग पावर में क्या है कि आप जितने ज्यादा जरूरी उतनी आपकी नेगोशिएटिंग पावर बेटर, राइट? तो इस वजह से, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से और रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से, इंडिया का जो फैसला था रोड बनाने का वो सही था। कई बार आपको ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं जियोपॉलिटिक्स में, राइट? अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली हमने रोड बना दी तो इससे चलिए कुछ इशू क्रिएट करा नेपाल की तरफ से एक पॉलिटिकल ब्रास ने, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नेपाल इंडिया के रिश्ते अब बिल्कुल बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। ज्योग्राफी सच, मतलब ज्योग्राफी चाहती है कि नेपाल इंडिया तुम एक दूसरे के खिलाफ चल नहीं सकते, राइट? और जो अगर मैं चाणक्य की मंडल सिद्धांत को इसमें लगाऊं, मंडल थ्योरी जो उन्होंने एंशिएंट टाइम में कही थी, उन्होंने तो ये कहा कि जो नेपाल अगर अपने आप को माने कि यार हम चाइना की तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो हमें नुकसान है ही। अगर नेपाल अपने आप को न्यूट्रल मान लेना तो भी इंडिया को नुकसान है, बिकॉज इंडिया और चाइना की लोकेशन के बीच में यहां पर नेपाल है। अ न्यूट्रल नेपाल इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? अ नेपाल टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना इज अ हार्म टू इंडिया। तो व्हाट इज इन बेनिफिट ऑफ इंडिया? नेपाल विच इज इन
क्लोज कपलिंग विद इंडिया, राइट, यही है हमारे लिए बेनिफिशियल। और इसी वजह से हम डेवलपमेंटल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अगर इनलैंड वाटरवे पर काम किया तो हमने उसमें भी कहा कि नेपाल आपको इंडिया के साथ अलाइन होना चाहिए, चाइना पर डिपेंडेंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको ट्रेड एंड ट्रांजिट के नए ऑप्शंस दे देंगे, राइट। नेहरू जी की रिक्वेस्ट थी, यही वाली कहानी मैं आपको बता रहा था। ये हो गया ये वाला रीजन। अच्छा, बेग बहादुर थापा, इनका कहना है कि कुछ फॉरेन ऑफिशियल्स इनसे जब मिले थे, क्योंकि ही वाज फॉरेन मिनिस्टर 2005-06, तो इनका कहना है कि इंडिया की साइड से ये पता लगा था कि पास्ट में किंग महेंद्र ने ये जो एरिया है लिम्पियाधुरा, कालापानी, लेपू लेक वाला, ये एक्चुअली गिफ्ट कर दिया था इंडिया को, ऐसा इनका कहना है। बट इनका कहना है कि उसके कोई प्रूफ नहीं है। ये इससे पहले भी इशू उठा था, जैसे आई.के. गुजराल जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो आई.के. गुजराल जी ने कहा कि नेपाल देखो, अगर आप हमें एविडेंस दे दो जिस बेसिस पे प्रूव होता हो कि ये एरिया आपका है, तो हम आपको वापस कर देंगे। हमें किसी पड़ोसी से किसी की टेरिटरी पर क्लेम करना ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर भी ये इशू उठा। उन्होंने कहा कि देखो, अपनी 1 इंच हम देंगे नहीं और किसी की 1 इंच लेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली सेम स्टैंड था कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरे की टेरिटरी में, आप हमें प्रूफ दे दो, हम आपको दे देंगे, क्योंकि आप और हम एक ही हैं, ओपन बॉर्डर वाले नेशंस हैं, राइट, कनेक्टेड हैं। मोदी जी के टाइम पर मल्टीपल विजिट्स हुई हैं नेपाल में, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, और इसके लिए यहाँ पर एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था कि चलो भाई बैठकर सुलझाते हैं इस मुद्दे को। अभी जो डॉक्टर एस जयशंकर का कमेंट आया है कि यूनिलेटरल एक्शन बाय नेपाल इज नॉट वेलकम, वो इसी वजह से आया है। ऑलरेडी बाउंड्री वर्किंग ग्रुप इज इन प्लेस। जो कंफ्यूजन अगर है भी तो ये काम करेगा, मतलब यू शुड यूज दिस इंस्टीट्यूशन। अगर आप अपने तरफ से ही कह देंगे नहीं यही है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है, राइट। तो ये भी बात कही गई, बल्कि नेपाल का कहना है बट दिस इज नीडेड, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कुल मिलाकर अगर हम बॉर्डर की बात करें तो 2 डिस्प्यूट्स निकल कर आते हैं, एक तो ये लीपू लेक वाला और एक ये सुस्ता वाला। ये तो बहुत सीधा सा है कि जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर के इस साइड वाला एरिया नेपाल का था। अब आपको पता है रिवर्स भी ट्रेजेक्ट्री चेंज करती हैं, ट्रेजेक्ट्री चेंज करने की वजह से कुछ एरिया जो है वो इंडिया के अंडर आ गया है, क्योंकि रिवर ने ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी है। अब ये रोटी बेटी का रिश्ता, एक तो एंशिएंट टाइम से कहा जाता है, उससे पहले से भी कहा जाता है। यहाँ पर एक रिलीजियस एंगल भी है, आप सबको पता है, श्री राम एंड माता सीता। इसके अलावा अभी के एम्पिरिकल रिकॉर्ड भी हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा राजा या फिर आपके सिंधियाज, ग्वालियर, तो दोनों ही जो राज परिवार हैं उनकी जो ब्राइड हैं वो नेपाल से ही कनेक्टेड थी। करंट सिचुएशन देखिए, जो मधेसी कम्युनिटी है, जो तेराई रीजन में रहती है, प्लेन वाले रीजन में रहती है नेपाल की, इनका हिस्टोरिकल और इवन प्रेजेंट लिंकेज, रिश्ते की अगर हम बात करें तो डीप कनेक्शन से इंडियन साइड से। अब मधेसीज का कहना है कि जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस बने, फेल हुए, उसका एक कारण ये था कि इंक्लूसिवनेस नहीं है। इनका इशू था कि हमारे जो इश्यूज हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इंडिया का भी यही स्टैंड था कि देखिए नेपाल आप पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल वे में रहे, हम ऑलरेडी डेमोक्रेसी है इंडिया, तो आप हमारे एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं। अब नेपाल का कहना था ये अपना इंटरनल मैटर है, इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। बट ये जो ट्रबल टाइम वहां पर था, इसका इंपैक्ट हम पर भी हुआ। अब सिटीजनशिप का इशू देखिए, अगर इंडिया की साइड से किसी की शादी मतलब किसी ब्राइड की शादी मतलब ग्रूम के साथ होती है जो नेपाल का लड़का है, तो वहां पर एंगल देखिए क्या है। फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि आप इमिग्रेंट बने नेपाल के, तो यू डू नॉट हैव राइट्स विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी। आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर भी नहीं आ सकते। आप कहेंगे मतलब, जैसे एग्जांपल देता हूं, अब राजीव गांधी जी की शादी हुई सोनिया गांधी जी से। अब सोनिया गांधी जी इटली से थी, आई यहाँ पर। अब वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर रहती हैं कि नहीं रहती हैं? रहती हैं भाई, एमपी रही हैं, राइट, इस बार तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, इफ़ यू गॉट सिटीजनशिप एज पर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोविजन है हमारे सिटीजनशिप एक्ट का, ठीक है, यू आर एंटाइटल्ड टू दिस पोजीशंस। लेकिन नेपाल जो है ये अलाउ नहीं करता। तो प्रॉपर्टी का भी प्रॉब्लम और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का भी प्रॉब्लम। बायलैटरल फिक्शंस चल रहे हैं 5 से 14 तक। जब ये ट्रांजिशन में थे हमने हेल्प करी, लेकिन अब जो है वहां पर इश्यूज हैं और एक बड़ा ग्रुप ऐसा बनता जा रहा है जो एंटी इंडिया स्टैंड रखता है। मधेसी जो प्रोटेस्ट करते हैं उसके साथ इंडिया की सोलिडारिटी है। अब इसको नेपाल कहता है कि अच्छा, मतलब तुम हमारी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हो अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट। 2015 में ये ब्लॉकेड हुआ था। ब्लॉकेड का मतलब ये था कि जब इस रीजन में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो भारत सरकार ने कहा कि भाई अगर हमारी तरफ से ट्रक एसेंशियल सप्लाईज लेकर उस तरफ गए तो इन ट्रक्स को खतरा हो सकता है, इन सामान को खतरा हो सकता है, आगजनी हो सकती है। तो हमने एक डायरेक्शन इशू कर दिया।
तो ऐसे में अब ये मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। अब मूवमेंट नहीं हो पा रही तो एसेंशियल सप्लाईज की प्रॉब्लम हो गई वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो लोग सड़कों पर आ गए। तो सरकार ने कहा अच्छा, मतलब हम चाइना को एज एन ऑप्शन देख रहे थे, तो इंडिया ने ये इकोनॉमिक वेपन का इस्तेमाल कर दिया। उनका कहना है कि डिपेंडेंस ऑन इंडिया इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि एसेंशियल सप्लाईज इंडिया की तरफ से जाती हैं। तो इससे भी एक डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। मिस्टर KP ओली वो इस समय पर काफ़ी चर्चा में आए। उसके बाद वाले चुनाव में वो दोबारा जीत कर भी आए, जिससे इंडिया की प्रॉब्लम और बढ़ी। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। एक ज़रूरी जानकारी आपके लिए, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच लिया आपने, तो आप P2I बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का ये बैच केवल GS फाउंडेशन नहीं है, इसके अलावा 3 कोर्सेज इसमें और हैं, 3 स्टेजेस हैं। मतलब पहले GS फाउंडेशन, देन SIP, देन MRP एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और साथ में इसके लिए जो 18 बुक्स हैं वो भी आपके घर पर भेजी जा रही हैं, तो कंप्लीट है, मतलब पर्सनल मेंटोरशिप भी है। यही प्रोग्राम अगर आप 100 ग्रुप में, मतलब 100 के ग्रुप में सुपर 100 ऑफलाइन बैच, ये ORN में स्टार्ट हो रहा है 27 मई से। करोलबाग मेट्रो स्टेशन से जैसे आप नीचे उतरते हैं दिल्ली में, तुरंत आपको दिख जाएगा राइट साइड पे स्टडी IQ कैंपस। 27 मई से स्टार्ट हो रहा है। इंडियन पॉलिटी में ही पढ़ाने वाला हूँ। PSR ऑप्शनल आज बैच स्टार्ट हो रहा है और ऑफलाइन बैच 10 जून को स्टार्ट होगा। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो यू विल सेव एक्स्ट्रा। अभी लोवेस्ट प्राइस चल रहे हैं, तो आई वुड एडवाइस अगर शुरू करना है तो शुरू कर दीजिए। studyIQ.com पर जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। नाउ अब जो नया मैप है, इसमें ये जो एरिया है, जो ट्राइंगल वाला मैंने आपको बताया, ये 372 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। स्ट्रेटजिक लोकेशन है। लोकेशन स्ट्रेटजिक क्यों है, मैंने आपको बताया। ट्रेड वाली जो कनेक्टिविटी वाली बात है, ये नेपाल सोचता है। मतलब मैं ब्रिटिशर्स से इसको कनेक्ट करता हूँ। कहा जाता है कि देखो, ब्रिटिशर्स ने नेपाल को अगर फर्दर वो वॉर करते तो शायद नेपाल को एनेक्स कर लेते। हालांकि इतिहास ऐसे पढ़ा नहीं जाता, लेकिन कुछ कमेंटेटर्स ऐसे कहते हैं कि ब्रिटिशर्स वर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन नेपाल, कंसिडरिंग कि कितना बड़ा एरिया, मतलब अराउंड 90% जो जोन था, जो अभी के अगर हम स्टेटस से देखें तो वो तो मतलब हिली टेरेन था और उसके ऊपर हिमालयाज थे। एंड ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कॉमर्स देखती थी, मतलब अगर पॉलिटिकल कंट्रोल भी करना है तो उसमें अपना पैसा देखना है। अब वो फायदा उनको दिखता नहीं था। लिपू लेक वाला पास जो था वो उसको स्ट्रेटेजिक मानते थे। कारण आपको याद होगा कि तिब्बत के साथ जो ट्रेड है उसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड थी और उसके लिए उन्होंने सिक्किम वाले रास्ते का भी इस्तेमाल करा, उसके थ्रू भी एक्सपेडिशंस उन्होंने भेजी थी। राइट, तो एक ही ट्रेड वाला एंगल था। यह कहा जाता है कि शायद नेपाल इस वजह से भी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपना क्लेम इस समय बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो लिपू लेक पास है वो उसके कंट्रोल में आ जाए, तो उसको ट्रेड का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा वाया तिब्बत। ऐसा शायद वो सोच सकता है, क्योंकि इट इज लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, शायद इंडिया पर डिपेंडेंस कम करने के लिए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए भी एरिया जरूरी है। राइट, ये काला पानी वाली कहानी जो मैंने बताई, बस ये लिखा है। अब चाइना का इंटरफेरेंस इस एरिया में बढ़ा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि व्हाट नेपाल इज डूइंग इज ऑन बिहेस्ट ऑफ चाइना। लेकिन देखिए, अगर हम एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट जस्ट नैरेटिव विच आर एक्चुअली बिल्ट इन मीडिया, तो हमें देखना होगा कि कोई और देश भी अगर नेपाल की जगह होता तो हर देश अपने इंटरेस्ट में सोचता है। राइट, और अब अपने इंटरेस्ट में सोचने के लिए आपको केवल हिस्टोरिकल जो बेनेवलेंस अगर किसी ने दिखाई, मतलब अगर इंडिया ने नेपाल के साथ जो ट्रीटी साइन करी, उसके बिहाफ पर जो डेवलपमेंटल एड दी, वो जो ओपन बॉर्डर रखे, नेपाल से एक बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन है वो हमारे ग्रेट वॉरियर्स हैं, गोरखा रेजिमेंट, हम सब उन पर फक्र करते हैं। तो ये कहा जाता है कि नेपाल भी इस चीज़ को ऐसे देखता है कि यार जो इंडिया ने किया वो केवल प्योर आइडियलिज्म नहीं था, वो अपने आप में रियलिज्म भी था। मतलब दैट वाज बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि अ नेपाल टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया इज इन फेवर ऑफ इंडिया। तो ऐसे में डेवलपमेंटल एड, ओपन बॉर्डर, आसानी से नेपाली पॉपुलेशन का इंडिया में रहना, व्यापार करना, जॉब करना, ये सब कुछ आसान है। तो उससे फायदा इंडिया को हो रहा है। लेकिन अगर नेपाल नेक्स्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनाना चाहता है अपनी, तो ऐसे में उसको भी तो ऑप्शंस देखने होंगे। तो ऐसे में अगर जो इन्वेस्टमेंट इंडिया से आ रहा है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर उसको चाइना से मिल सकता है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी में चाइना इज बिल्डिंग द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे में व्हाट इज बैड देयर। राइट, हालांकि इस पर जो काउंटर ओपिनियन है वही है कि बैड ये है भाई साहब, जब इंडिया डेवलपमेंटल एड देता है तो इंडिया नॉन रेसिप्रोकेशन वाला स्टैंड रखता है। जैसे बताया कि 40% ऑफ $1 बिलियन वाज ग्रांट, तुम्हें पैसा दे दिया, वापस नहीं चाहिए, करीब $400 मिलियन 5 साल में। लेकिन
अगर चाइना देता है तो चाइना के जो लोन्स हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, वो अल्टीमेटली चाइना को फेवर करती हैं। और डेट ट्रैप से क्या चाइना ने किया वो हम सब जानते हैं। एरिया ऑफ कोऑपरेशन, अब यहां पर चाइना ये भी चाहता है कि यार इंडिया का अगर ये लीपू लेक पास पर स्टैंड रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्बतन पॉपुलेशन से कनेक्ट करके वो उस भावना जो है तिब्बत की आज़ादी की उसको भड़काए रखे। उसको शांत करने का तरीका ये है कि यार नेपाल को यूज़ करो और इस एरिया पर नेपाल का कंट्रोल कराओ और उसके बाद फिर कम से कम इस एंट्री पॉइंट को ब्लॉक करा दो, राइट। अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन में देखते हैं। देखिए, एक तो है ट्रेड एंड इकोनॉमी। कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान सी बात है, कोई डेटा नहीं है, सीधा ये तो ध्यान रख सकते हैं कि नेपाल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन, अगर हम अभी भी मतलब चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन फिर भी क्वांटम की बात करें, वेरिएशन की बात करें तो इंडिया इज देयर। अगर किसी भी थर्ड नेशन में इंडिया ट्रेड करता है तो ट्रांजिट कहां से होता है, जाता कहां से, इंडिया से होकर जाता है, राइट। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मतलब टॉप सोर्स है, ट्रांजिट यानी कि वहां से जो व्यापार जाता है वो भी इंडिया से होकर जाता है। हम कोलकाता वाला रूट बहुत ही फेवरेबल टर्म्स पर एक्सेस देते हैं नेपाल को। इसके अलावा पावर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, हर जगह इंडिया के इन्वेस्टमेंट वहां पर है। कनेक्टिविटी देखिए, ये काठमांडू से रक्सौल, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये इनिशिएटिव इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है तो इससे फर्दर बूस्ट होगा यहाँ से ट्रेड एंड मूवमेंट। साथ में ये जो हमारा इनलैंड वाटरवे है, जो इसमें आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं, यानी कि इनलैंड वाटरवे जो हमारा जैसे हाईवेज रोडवेज के होते हैं तो ऐसे ही हमारा वाटरवे है। तो इसमें हमारा हल्दिया से लेकर जो इलाहाबाद तक का है तो इसमें कनेक्शन नेपाल से हो सकता है। तो नेपाल रिवर्स गेटिंग कनेक्टेड टू आवर वाटरवेज आर गोइंग टू एनहेंस द ट्रेड बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। तो नेपाल के अगर नेपाल से ट्रेड बढ़ेगा तो मुझे बताओ इकोनॉमिक वेलफेयर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लाइन डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं। इंडिया कह रहा है कि भाई देखो, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, आप सागर माथा को कनेक्ट कर दीजिए सागर से बाय एंगेजिंग विद दिस प्लान ऑफ आर्स। डेवलपमेंटल असिस्टेंस तो मैंने आपको जो डेटा अभी बताया था बस वही यहाँ पर लिखा है। डिफेंस कोऑपरेशन में देखिए, नेपाल की डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया एड देता है, ट्रेनिंग देता है। साथ में गोरखा रेजिमेंट है हमारी, तो वहाँ से जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से लोगों को इंक्लूड किया जाता है। हालांकि जो अभी रिसेंटली अग्निवीर स्कीम है उसको लेकर कुछ कंटेंशन नेपाली साइड से भी आया था। इसके अलावा ये सूर्य किरण एक्सरसाइज है इंडिया नेपाल के बीच में, ये कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा। कल्चर की बात करें, सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा बुद्धिस्ट कल्चर, राइट, बुद्धिस्ट कनेक्टिविटी। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया था उसमें बताया था कि कुछ एग्जाम्पल भी देना है ना, तो आपको ये एग्जाम्पल देने हैं, राइट। जो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट है उसमें 3 एग्रीमेंट है, एक तो काठमांडू वाराणसी को सिस्टर, लुम्बिनी बोधगया और जनकपुर अयोध्या। जनकपुर अयोध्या तो मुझे लग रहा है याद रहेगा, जनकपुर सीता माता एंड अयोध्या भगवान राम। लुम्बिनी एंड बोधगया दोनों कनेक्टेड हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध, एंड काठमांडू वाराणसी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्योंकि फ्रेजाइल जोन है, डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट असिस्टेंस किसी ने भी अगर नेपाल को दिया है तो अभी तक के रिकॉर्ड में इंडिया ही है। इंडिया की कम्युनिटी वहां पर काम करती है। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में इनिशिएटिव याद रखना, BBIN, बिम्स्टेक, सार्क, ठीक है ना, ये 3 को तो आप कोट कर सकते हैं जिसमें इंडिया नेपाल पार्टनर है। अब आता है रीसेंट डेवलपमेंट। देखिए, हमने नेपाल को कहा यार एग्जाम्पल देखो तुम भूटान का, भूटान में हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंडिया का इन्वेस्टमेंट रहा और इसकी वजह से अब नेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टर बन गया है भूटान की कमाई हो रही है इससे। तो नेपाल आप भी इस मॉडल को अपनाइए। तो ये अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर वाले मॉडल पर है, यानी कि हम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए हम ओन करेंगे, जैसे 30 साल के लिए खर्चा निकालेंगे और फिर पूरी ओनरशिप किसकी हो जाएगी, नेपाल की हो जाएगी। तो फायदा ही फायदा है इसको। बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज का सेंटर हमने लुम्बिनी में स्टार्ट किया है ये, तो इससे फर्दर टूरिज्म वहाँ पर बूस्ट होगा, मोदी जी ने इनोग्रेट किया था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ना ये ध्यान रखना, देखो एक तो ये है अरुण रिवर, जो मैंने अरुण वाला प्रोजेक्ट आपको बताया, और ये है वेस्ट सेती रिवर। तो वेस्ट सेती एंड अरुण, ये 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं हाइड्रो पावर के लिए, ठीक है। कुछ क्योंकि नेपाल चर्चा में है तो अगर वो ऐसा कुछ पूछ ले कि अरुण रिवर इज इन वेस्ट ऑफ सेती रिवर, समझ जाइएगा फर्जी बात है, गलत बात है, क्योंकि सेती रिवर ये रही और अरुण रिवर ये रही। सैटेलाइट कैंपस IIT का सेटअप किया गया जिससे कि एजुकेशन डेवलपमेंट हो सके, मतलब उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ टाई अप हो सके। मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें पार्टनर बनना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।